You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। आज हमारे पास एक बहुत गर्म इमिग्रेशन के हवाले से जो ख़बर है उससे हम बात करेंगे मकबूल साहब से, क्योंकि एक्सपर्ट हैं और इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। डिटेल से बताएंगे कि इसका क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। ये है एक ऐसा केस सलीना बेगम का, जिसकी नेशनलिटी को रिवोक किया गया और वो यहाँ की बॉर्न थी। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मलिक साहब का सबसे पहले तो आपकी तरफ से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमें अपना टाइम देते हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो उसकी नेशनलिटी रिवोक हुई है इसके बारे में बताइए। थैंक यू लोधी साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। ये जो डिसीजन आई है ना आज सलीना बेगम की, ये नवंबर में केस हुआ था, इनकी सुनवाई वाली हियरिंग हुई थी और डिसीजन आज आई है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू लोधी साहब, ये डिसीजन जो है ना इट्स वेरी अलार्मिंग कि एक बच्ची थी जो 15 साल की थी, यहाँ पैदा हुई थी इंग्लैंड में, लेकिन उसकी एथनिक बैकग्राउंड जैसे उसके माँ बाप की एथनिक बैकग्राउंड बांग्लादेश से थी। उस पर यह कहा गया कि आई मीन टू मी दैट वाज चाइल्ड अबडक्शन कह लें कि 15-year-old गर्ल, वो कहते हैं नहीं जी वो अपने मर्ज़ी से गई थी। जैसे भी गई है, शी वॉज अ चाइल्ड एंड शी वेंट टू सीरिया में जाके उन्होंने शादी कर ली लड़कों जो थे ISI सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट से, और इन्होंने उसकी नेशनैलिटी रिवोक कर दी कि आप आ नहीं सके। इस दौरान उसके बच्चे भी हुए हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ भी उसके साथ हुई है कि बांग्लादेश ने भी कह दिया कि सॉरी हम भी नहीं इसे लेंगे, तो वो नो मैन लैंड हो गई ना। तो सो शी स्टेटलेस इन आवर टर्म्स कि वो स्टेटलेस है। लेकिन कंसिडरिंग द केस जो ये लोग करते हैं कि एक चाइल्ड हो कह लें स्लेव टू बी, जैसे भी गई है शी वॉज स्लेवरी टू देयर, और जैसे अंडर एज थी शी वॉज बॉर्न ईयर, उसको यहाँ ला के अगर पनिशमेंट भी देनी है तो यहाँ ला के पनिशमेंट दे देते, और जो भी था शी स्टिल अ ब्रिटिश नो मैटर व्हाट वी से। लेकिन जो इन्होंने आज डिसाइड किया है ना, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डाउट इन पीपल्स माइंड इन अ रिवर्स सिचुएशन कि क्या वो कभी ब्रिटिश नहीं होंगे। ये तो कहते हैं ना कि दिस विल आई मीन हिंडर अगेंस्ट पीपल फॉर नॉट डूइंग एनी एक्ट लाइक दैट, लेकिन एक दूसरा भी रुख है इस कॉइन का अगर देखा जाए। मेरा फिक्र ये कहता है कि लोग ये ना सोचने लगे कि बच्चे कि हम कभी ब्रिटिश तो हो ही नहीं सकते, यहाँ कोई भी गलत करेंगे तो ये रिवोक आवर नेशनैलिटी और हमें कहीं भी जाएंगे, अगर कहीं अगर पाकिस्तान से अगर ड्यूल नेशनैलिटी है आपके पास, अगर पाकिस्तान ने ना लिया तो रवांडा भेज देंगे, लॉट ऑफ कंट्रीज। अगर इन्हें ना ज़रा ये केस जो है ना इट्स मोर और लेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड दैन द लॉ, क्योंकि अगर आज ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी ऐसी गलती करेगा तो उसे इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी कि वो नेशनल सिक्योरिटी, जो ये लफ्ज़ है नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है इस कंट्री के, आई थिंक दैट शुड बी रिविजिटेड कि क्या वो सही नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है कि यहाँ इस स्कोरिंग पॉलिटिकल पॉइंट्स। यहाँ जजों को भी सोचना चाहिए था कि इज दिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड और कि हम वो फैसला दे रहे हैं जो चाहिए था। उनके लॉयरों ने ये कहा है कि वी विल अपील अगेंस्ट इट, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन सो फार एज टुडे इज कंसर्न कि आज ये एक तरफ से फिक्र भी करना चाहिए लोगों को कि क्या मेरा मतलब ऐसे हालात में, ये तो एक हालात है ना कि वो टेररिस्ट के साथ थी राइट, और उन्हें दे दिया कि उनका साथ देने का या कुछ भी देना, एडिंग अबेटिंग कुछ भी कह लें, लेकिन दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि जो लोग कोई आवाज़ ऐसी उठाएंगे क्या उनको भी नेशनैलिटी रिवोक की जाए, बिकॉज अंडर द न्यू लॉ दे कैन। सो ये ज़रा रिविजिट करना चाहिए पूरा लॉ भी। लेकिन लोगों से बात हो रही थी, कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो लोग दूसरी कंट्री से आए हैं, जैसे ये बांग्लादेशी खातून है, अगर कोई ब्रिटिश बॉर्न इधर ही का हो किसी दूसरी कंट्री से नहीं है, उसके लिए क्या करें? ये देखें ना, ये तो पहली बात है कि शी वॉज बॉर्न हियर,
She was British when she was born. हाँ, लेकिन वो कहते हैं फोर फादर उसके बांग्लादेश थे हाँ। या उसके, लेकिन जो लोग हैं ही ब्रिटिश वो अगर ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं नहीं नहीं, उनको तो पनिशमेंट दी जाती है ना कि तो देखो फिर इसको भी पनिशमेंट तो- देनी तो- चाहिए जैसे आपने कहा. ये बात तो वही होगी ना. आई डोंट वांट टू गो. There's two rules for two people then. दिस इज अनजस्ट. Well, मैं ये so there's two rules at this time. राइट. जो बात हो रही थी हमारी इन खातून के हवाले से जिसकी अपील भी रिफ्यूज़ हुई और नेशनलिटी रिवोक की गई, और बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस भी करें. जैसे मकबूल साहब ने आपको बताया कि उसको यहाँ लाते हैं, यहाँ के हिसाब से उसके ऊपर केस चलाते हैं, उसके ऊपर जो क्राइम था उसने अगर किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, बशर्ते कि उसकी नेशनलिटी रिवोक कर दें और वो कहीं की ना रहे. ये एक वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है. हम इसके बाद बात करेंगे अपने मकबूल मलिक साहब से कि ये जो डिवोर्स का हमने बहुत सारी इस पर यानी फैमिली लॉ के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी की हैं, बहुत सारे पैगाम भी दिए हैं और लोगों के सवालात के जवाब भी दिए हैं. और आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. MLS लीगल TV की साइट पर चले जाएं, हमारे गूगल पे सर्च करें, हमारे जो ईमेल है उस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं. YouTube की जो हमारा ये चैनल है इसमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर आप नहीं चाहते कि वहाँ लिखा जाए तो प्राइवेटली भी बात कर सकते हैं. इमिग्रेशन के बारे में जो बात हुई है वो यकीनन अलार्मी है ना, आपको सुन ली होगी. और हम बात करेंगे डिवोर्स के हवाले से. हमने बात की थी कि नो फॉल्ट डिवोर्स जो है उसका फैसला 6 महीने में हो जाता है. अब ये बताइए कि जो फाइनेंशियल प्रोसीडिंग है इसका क्या तरीका है. देखिए, पहली तो बात यह है कि जब आप डिवोर्स इशू करते हैं ना, वो फाइनलाइज तब तक नहीं होता जब तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, अगर आपने करनी है, वो सेटल ना हो जाए. अगर नहीं करनी तो वो वैसे ही डिवोर्स हो जाता है. लेकिन अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन सॉल्व करनी है, उसका सबसे पहला तरीका है कि मीडिएशन, व्हाट वी कॉल MIAM, मीडिएशन इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट मीटिंग, वो ज़रूर करानी चाहिए. ठीक है. राइट. वो करा के आपको प्री एक्शन कॉरस्पॉन्डेंस भी दे देते हैं, ऑन गोइंग ड्यूटी भी कर देते हैं कि ये है, ये करना चाहिए. इट्स अ रेजोल्यूशन गाइडलाइन, सो इट्स कॉल्ड प्री एक्शन कॉरस्पॉन्डेंस. राइट. ये एक चीज़ है जो आप कह सकते हैं कि लोग जो कई तो वो, हाँ, अगर सॉल्व हो जाए तो बेटर होता है कि वहीं से काम ख़त्म हो जाता है. ठीक. अगर नहीं होता तो आप कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से एक फॉर्म है जिसे हम फॉर्म A कहते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को. ठीक. राइट. कोर्ट जब आप वो फॉर्म देता है ना, तो कोर्ट पहली हियरिंग के लिए आपको बुलाता है कोर्ट में. अच्छा. और वो पहली हियरिंग में आपको बुलाकर ये पूछते हैं कि क्या आपने फॉर्म नोटिस देते हैं थ्रू फॉर्म C. राइट. रिस्पोंडेंट शुड बी नोटिफाइड बाय द कोर्ट नॉट लेस देन 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. अच्छा. वो आ गए, ये कर रहे हैं कि क्या क्या किया है. उसके बाद जब आपने फॉर्म E भेजना है. फॉर्म E. हाँ, फॉर्म E बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये आपने ना, जैसे पहली जब इशू करना है ना, पहली डेट से पहले ही 14 दिन से पहले, जो हम FA कहते हैं ना, फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहते हैं. ठीक है. उसके 14 दिन में. उसके 14 दिन पहले. अच्छा. फर्स्ट ये, अपॉइंटमेंट हाँ, से 14 दिन पहले. ये अक्सर ये ना 12 या 16 वीक लग जाते हैं जब आप पहली बार एप्लीकेशन देते हैं, और फर्स्ट हियरिंग से 16 या 18 वीक्स लग जाते हैं. अच्छा. डेट आने में. जब डेट आ गई है ना, डेट से 14 दिन पहले आपने फॉर्म E एक्सचेंज करना है. उससे पहले ठीक. स्टेटमेंट ऑफ इशू भी करने हैं कि ये इशू है हमारे, अगर रिजॉल्व नहीं हुए. अच्छा. क्रोनोलॉजी भी करनी है, क्वेश्चनर भी करने हैं. एक और फॉर्म होता है फॉर्म G भी भर के देना उन्हें. ठीक. ये अक्सर मेरा तो लोग पूछते हैं ना, ये खुद करने की कोशिश करते हैं लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. हाँ, डेफिनेटली हम ये कहते आते हैं कि किसी अच्छे सोलिसिटर से बात करें. जी. और जब आप लोधी साहब खुद करने लगते हैं ना, जी. तो इंसान बहुत सारी मिस्टेकें कर जाता है. हाँ. कई बारी फॉर्म E में वो नहीं लिखता कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये कार है, मैंने उसके देने हैं, या मेरा तो
हाइड करता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी लेकिन वो नहीं डिक्लेयर की, वो सारा कुछ ना, लेकिन बाद में दूसरी साइड ने देखो हर चीज़ अपने क्लाइंट के लिए करनी होती है, सो दे विल गो थ्रू एवरीथिंग. सो रादर देन हाइडिंग एनीथिंग, बी स्ट्रेट ऑफ फ्रंट कि मैंने ये बेची थी, ये मेरा खर्चा हो गया, राइट, ये इसके पैसे देने थे, ये हो गया, रादर देन हाइडिंग इट. जितना आप हाइड करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा. बिल्कुल. तो ये जो डिवोर्स की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले तो ये कि क्योंकि ये लोग समझते हैं कि बहुत इजी और नो फॉल्ट डिवोर्स होगी तो हम खुद भी कर सकते हैं और बड़ा इजी होगा डिवोर्स. लेकिन तो जब फाइनेंशियल की बात आती है तो फिर वो समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये भी मत दिखाओ, वो भी मत दिखाओ, या डिलिबरेटली छुपा लें या उनको पता नहीं था कि क्या छुपाना है. इसलिए आप किसी अच्छे सोलिसिटर से बात करें जब आपके फाइनेंशियल प्रोसीडिंग का काम है, सेटलमेंट का है. किसी अच्छे सोलिसिटर के पास जाएं और उससे मशवरा लें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा. और ये जो आजकल हमारी डिवोर्स के केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं और लोग परेशान भी हैं, तो इसके हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं. दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं. एक अच्छे सोलिसिटर को रखें, अच्छी मशवरा लें और आपका काम भी अच्छे तरीके से होगा. मलक साहब से बात हो रही है. मलक साहब, इसके अलावा भी कोई डिवोर्स के या शादी के सिलसिले में कोई नई चेंजेस या कोई ऐसी चीज़ आपके पास हो? मैंने तो ये जो आज चल रहा है कि लोगों ने निकाह किए हुए हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन. अगर हम फिनिश कर लें फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स पहले के लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी ईमेल मुझे आई है. बिल्कुल सही है. फाइनेंशियल प्रोसीडिंग कि पहली अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है जी, उसे हम FA कहते हैं या FA, फर्स्ट अपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन. फिर ना दूसरी हियरिंग होती है, ठीक, जिसे FDR कहते हैं, ठीक, राइट, फाइनेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ठीक है. उससे कबल एक वीक पहले उस हियरिंग से आपको ऑफर देनी चाहिए एक दूसरे को. अच्छा, दूसरी हियरिंग से पहले सेटलमेंट के लिए. ठीक. कि वो एटलीस्ट वो ना ओपन होनी चाहिए, कि नॉट, मेरा मतलब क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो ओपन ऑफर होनी चाहिए. ओपन ऑफर का मतलब ये है कि इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट. अच्छा. और वो ये होना चाहिए कि ये तुम ले लो, इसलिए ये तुम्हारी मेंटेनेंस है, ये तुम्हारा ये है, ये घर मैं रख लेता हूँ, ये तुम रख लो, ये मैं रख लेती हूँ, ये तुम कर लो. ठीक. दैट्स कॉल्ड एन ऑफर ऑफ सेटलमेंट. जी. अगर ना हुआ तो फिर FDR पे जाना पड़ता है. FDR स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हियरिंग. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो इत्तेफाक नहीं हुआ उसके बाद जो है. जी. वो भी ना हियरिंग ऐसी है कि जो जज वहाँ हियरिंग पे होगा ना, वो ये कहेगा कि अगर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरे हिसाब से आप ये कर लें. अच्छा. कि ये दे दो, ये रख लो, लड़की ये रख ले, लड़का ये रख ले, या वो दूने, लड़की लड़का भी हो, कुछ भी हो. अब तो मेरा मतलब सेम मैरिज, सेम सेक्स मैरिज भी हो, वो भी यही प्रोसीजर है. अच्छा. दे हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर. सो वो कह सकता है जी लेकिन वो अक्सर कहता है कि निगोशिएट करो, लेकिन मेरा ये, इसका सबसे ये है कि ये नहीं मतलब कि वो जज ने जो कह दिया है वही आप स्टिक करें. यू कैन रीच वट एवर डिसीजन यू वांट टू इन कोर्ट. वो टाइम देता है, फिर कहता है कि हाँ जी वो दिन एक दिन लग जाता है वहाँ, लेकिन अगर तो आप कुछ डिसाइड कर लें तो इट इज़ फिनिश देयर, राइट, एट द FDR. जी. ये याद रखें कि उस वक्त तक खर्चा वकीलों का काफ़ी हो जाता है. वो पहले फॉर्म भेज देते हैं वकील अपने कोर्ट को कि हमारा इतना खर्चा होना है. सही है. और दूसरी साइड को भी पता होता है कि इतना खर्चा होना है. तो ये अगर दोनों आदमी इस जगह तक पहुंचने से पहले किसी सोलिसिटर को रख ले तो उनका काम आसान नहीं हो सकता. देखो ना, हमने कहा पहले इश्यू करनी है प्रोसीडिंग, उससे पहले भी आप मीडिएशन में भी कर सकते हैं, इश्यू प्रोसीडिंग पे भी कर सकते हैं सेटल, फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे भी सेटल कर सकते हैं. सर जी अब तो RD वापस सेकंड हियरिंग पे आ गया, RDR पे भी ना आप वहाँ भी सेटल कर लें तो बेटर है कि उतना खर्चा हो जाता है. मतलब लेकिन ये लग रहा कि जज की कोई बाइंडिंग नहीं है, जो जज कहता है वहाँ वो मैं कहता हूँ फाइनल नहीं है. आप इस पे फाइनल नहीं है, आप क्या निगोशिएट करनी है कि नहीं करनी. ठीक है. लेकिन फिर अगर ना हुए तो वो जज जो है ना डायरेक्शन दे देता है अगले, अब फाइनल हियरिंग होगी. ठीक है. और फाइनल हियरिंग में मेरा मतलब फिर भी वो जज कहता है कि 21 दिन पहले आप ज़रा ना
सोच लो 21 दिन पहले ना ऑफर दे दो एक दूसरे को। ये जो ना इट्स व्हाट आई कॉल CPR रूलिंग, आई मीन फैमिली मैट्रिमोनियल एक्ट, ठीक। कि आपको ये कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू CPR रूल्स। बंडल भी देने पड़ते हैं, इसमें काम भी बहुत है। फिर जो होता है ना वहाँ वो ना कंडक्ट देखता है कि क्या है। अच्छा, कंडक्ट। और ये जो हियरिंग है ना फाइनल इज हेल्ड इन एक्सक्यूज मी चेम्बर्स। अच्छा, ये पब्लिक हियरिंग नहीं है, चेम्बर्स। चैम्बर्स में है, ठीक है, पार्टीज को एविडेंस भी देना पड़ता है वहाँ, सही। राइट। वो पूछ सकते हैं एक दूसरे को, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है कि तुम ये कहते थे, ये हो गया, तुम्हारे पास ये था, तुमने डिक्लेयर नहीं किया, सही। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो अगर इसमें केस जितना बढ़ता चले जाएगा, खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। और उसमें फाइनल हियरिंग में जज डिसाइड करता है फिर कि क्या करना है, कि मेरे हिसाब से ये आपको देना पड़ेगा, और वो फाइनल है, वो फाइनल ऐसे स्प्लिट होगा। ठीक। और उससे पहले वाली जो जज ने अपने डिसीजन से, जो फाइनल डिसीजन से पहले कहा कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और दोनों फ्रीक जो है वो चाहती हैं कि अपने तरीके से करें, वो कर सकते हैं इससे पहले कि उनकी फाइनल जजमेंट आए। वो फाइनल जजमेंट नहीं, मेरा मतलब जब जज RDR ये ना रेजोल्यूशन थर्ड हियरिंग से पहले ना ये सारा सब कुछ हो जाना चाहिए अगर आपको अपने तरीके से अगर खर्चे कम करने हैं करने। तो ये तो थी आज हमारी बात के निकाह। और आपने अभी वो पूछा था सवाल, जी, वो सवाल ये था कि मैं वही बता रहा था कि जो हमारी फाइनेंशियल प्रोसीडिंग के बारे में बड़ी डिटेल से आज बात हुई है, और फिर भी अगर आप समझते हैं कि समझ नहीं आई तो हम हाजिर हैं आपके लिए। हमारे पास टेलीफोन नंबर है 01617956217, और हमारी ईमेल भी नीचे लिखी हुई है, इस पर आप बात कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अच्छे सोलिसिटर से भी आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपके नज़दीक कोई हो। और हम UK में हर तरफ से क्लाइंट्स की खिदमत कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास टीम्स, स्काइप और एनी फॉर्म ऑफ मीडिया जो हम यूज़ करते हैं 1-to-1 बात करने के लिए भी, और आपकी तमाम बातें जो हैं सीगे राज में रहती हैं। ये इत्मीनान की लीजिए कि आपकी बात कहीं भी रिलीज़ नहीं होती, कहीं लीक नहीं होने का चांसेस, तो आप इस पे भी मुतमईन रहिए। बात हो रही थी हमारी फैमिली के हवाले से, और बात करेंगे मलिक साहब, हमने जो ये जो आजकल चला हुआ कि जी निकाह किया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं की, और उनमें अगर इत्तफाक नहीं रहता और वो उसके लिए भी कोई फाइनेंशियल प्रोसीडिंग का सिलसिला है या वो जी भी? अभी वो अगर तो आपके पास ना वो उसे कहते हैं अनमैरिड कपल्स विद चिल्ड्रन। अच्छा, लेकिन इस्लामी निकाह किया हुआ, अनमैरिड हो गया ना, ठीक है, फार एज द लॉ इज कंसर्न, जी अनमैरिड कपल्स विद चिल्ड्रन हो गया। ठीक। वो तीन चीज़ें ले सकते हैं। पहली तो चीज़ ले सकते हैं चाइल्ड मेंटेनेंस, अच्छा, फिर फाइनेंशियल प्रोविजन भी ले सकते हैं अंडर चिल्ड्रंस एक्ट 1989। अच्छा, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चों के लिए आपने लेना है ना, यू कैन प्रोसीड फॉर फाइनेंशियल प्रोविजन। अच्छा, और आप प्रॉपर्टी क्लेम भी कर सकते हैं अंडर द ट्रस्ट एंड लैंड एंड अपॉइंटमेंट। अच्छा, कि आप कहते हैं कि बच्चे कह लें कि मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि बीवी का घर है लेकिन बच्चे बाप ने रख लिए हैं, या वाया वर्सा। जिसके पास बच्चे हैं ना वो चाइल्ड मेंटेनेंस भी ले सकता है और वो प्रॉपर्टी का भी ट्रस्टी बन सकता है जब तक बच्चे 18 साल के ना हो, वो उस घर में रह सकते हैं। अब ये निकाह वाले नहीं हैं? हाँ, सिर्फ निकाह वाले, जो निकाह वाले जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। हाँ, वो भी बच्चों के साथ उस घर का ले सकते हैं कि दे वांट टू लिव देयर अंटिल दे आर ऑफ द एज ऑफ 18, चाहे वो दूसरे पार्टनर के नाम हो। अच्छा, तो ये नहीं कि दे कैन वॉक अवे विद इट। स्पेशली इसमें बहुत कुछ आ जाता है। लोग समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उसके कोई राइट्स नहीं है। बहुत कुछ राइट है अगर बच्चे हैं। बच्चे हैं तो बहुत कुछ राइट, अगर बच्चे हैं हाँ, और अगर बच्चे नहीं हैं तो इतने राइट्स नहीं बनते, या फिर भी वो क्लेम कर सकती है। well she can, I mean really depending on the situation, अच्छा, कि how much has she worked and how long was it together। अच्छा, I mean फिर equity law भी आ जाता है इसमें rather than matrimonial law। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे एक सवाल करूँगा, आपकी इस टोटल प्रैक्टिस में ऐसा कोई केस आया है कि निकाह किया हुआ उन लोगों ने और रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हो और वो उन्होंने कहा हो जी हम क्या करें?
کوئی ایسا کیس آپ کی پریکٹس میں؟ ہاں جی، میں نے کافی کیے، ایک نہیں کافی کیے ہوئے ہیں اسی سلسلے اور ابھی ایک گھر تھا میرا مطلب اوور $500,000 جو میرا مطلب بچوں کے ساتھ اپنے کورٹ میں ان سے لے کے دیا ہے کہ نہیں جا اور وہ سکتے، رجسٹرڈ نہیں تھے؟ وہ نہیں رجسٹر نہیں تھے، اور وہ گھر اس کو ٹرانسفر کرنا ٹرسٹ میں رکھنا پڑے گا جب تک بچے ہی صرف بہت چھوٹی سی عمر کے تھے. جی 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 جی. سب سے بڑا بچہ جو ہے ابھی 6 سال کا ہے، اچھا رائٹ، اور چھوٹی بچی ایک سال کی ہے. تو جب تک وہ 1 سال کی بچی بھی 18 سال کی نہ ہو جائے they can't even sell the house. کہاں سیل دیا اس. ناظرین بہت احتیاط کیجیے. جو لوگ غلط طرف سے چلتے ہیں اور غلط طریقہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکاح تو اسلامی کر لیا لیکن اس کے کوئی حقوق نہیں ہیں. حقوق بنتے ہیں چاہے رجسٹرڈ نہ کی ہوئی. ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور یہ کیس بھی کر چکے ہیں جسے انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور ہم سے پوچھیے گا. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے MLS لیگل ٹی وی. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. ناظرین ویلکم بیک. یو آر واچنگ MLS لیگل ٹی وی. ہم بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے اس میں ہمارے پاس فیملی لا کے حوالے سے بات کی اور امیگریشن کے حوالے سے بات کی. بہت ساری انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے. ہم نے لاسٹ ویک اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اس پولیس میں جو آپ کی انٹرویوز ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں، آپ اپنا وکیل لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وکیل لے لیں ٹائم بچ جائے گا یا کچھ نہیں، آپ اپنا وکیل لے سکتے ہیں اور آپ اس میں اس کی جتنی بھی اس وکیل کی باتیں ہیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں وہ کیجئے. یہ بات ہم نے لاسٹ ویک کی تھی اس دفعہ، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا جس وقت کورٹ میں آدمی جاتا ہے جو کرمنل ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہم ملک صاحب سے بات کریں گے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ پچھلی ویڈیو کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم بتائیں گے کہ پولیس انٹرویو کے بعد جو کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے. جی دیکھیں، جو کرمنل جتنا بھی ہے نا وہ سب سے پہلے پروسیڈنگ ماجسٹریٹ کورٹ میں ہوتی ہے. ٹھیک. اگر تو وہ انڈائٹیبل offense ہو تو وہ پہلی ہیرنگ میں بتا دیتے کہ اب یہ کراؤن کورٹ میں جائے گا. اچھا. اگر وہ ماجسٹریٹ کورٹ کا ہی فیصلہ کرنا تو وہ وہاں کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. پہلے آپ کو پوچھتے ہیں اسی وقت کہ آپ نے پلیڈ کرنا ہے. اگر وہ کہہ دے میں گلٹی ہوں وہی نہیں، اگر تو انڈائٹیبل offense ہے گلٹی بھی ہونا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی سزا دینے کی میرا حقوق نہیں ہے. اچھا. ان کی جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ سیدھا ہی آپ کو وہاں بھیجیں گے. ٹھیک. گلٹی پلی تو آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا نہیں، لیکن وہ گلٹی پلی بھی وہاں دیں گے. جیسے مرڈر کیس ہو گیا، کوئی بھی انڈائٹیبل offense ہے نا، میرا مطلب تو وہ کراؤن کورٹ ہی جائے گا. وہ کراؤن کورٹ جائے گا، لیکن پہلی ہیرنگ یہاں ضرور پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ماجسٹریٹ کورٹ. لیکن اگر سمری offense ہے یا ایدر وے offense ہے، ایدر وے کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ یہاں کرانا چاہتے ہیں یا کراؤن کورٹ میں. ٹھیک. یہ صرف آپ پہ نہیں ہے، یہ دوسروں پہ بھی ہے، میرا مطلب پروسیکیوشن پہ بھی ہے. وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے نا یہی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی کی سزا ہونی چاہیے کہ جتنی تھوڑی بہت، لیکن اگر وہ کہیں کہ اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، رائٹ، اور ان کے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کراؤن کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن پولیس میں وہ مان جاتے ہیں میری گلٹی ہے پھر بھی کراؤن کورٹ میں. دیکھو کورٹ کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا. اچھا. پولیس اسٹیشن ایک بار میں نے کہی تھی لاسٹ ویک بتائی تھی، پولیس نے ایک چیز کر سکتی ہے، وہ اس سے کہتے ہیں کاشن. وہ بھی ایک طرح کی، اب تو وہ بھی کرمنل offense ہی ہو گیا ہے کاشن بھی، کہ یہ دوبارہ نہ کرنا. یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کیا تو ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن وہ کاشن ہے، وہ بھی آپ کے DPA ریکارڈ پہ رہتی ہے. ٹھیک. لیکن کورٹ کا فرق یہ ہے کہ کراؤن کورٹ اور میجسٹریٹ کورٹ کا، کیونکہ کراؤن کورٹ میں جیوری بیٹھتی ہے اگر آپ نے کیس چلانا ہے تو. ٹھیک. جیوری کا مطلب یہ ہے کہ 12 آف یور اون پیپل، کہ آپ جیسے لوگ جو لے پرسن ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، وہ قانون دان یا جج وہ نہیں کرتا فیصلہ. صحیح. وہ پبلک ہوتی ہے. پبلک ہوتی ہے. پبلک کو کنونس کرنا آپ کے وکیلوں کا کام ہے. بیرسٹر ہوتے ہیں، وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، وہ اپنی کلوزنگ سپیچ بھی دیتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے.
تو پھر جوری ڈیسائیڈ کرتی ہے. جوری نے صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے گلٹی یا ناٹ گلٹی, صرف ان کا کام یہ ہے. اگر ناٹ گلٹی ہے یو واک اوے, ڈزنٹ میٹر ٹھیک ہے. کوئی بھی کچھ کہے, رائٹ. لیکن اگر گلٹی ہے تو پھر آپ نے جج پہ ہے کہ وہ سزا کتنی دیتا ہے, ٹھیک, کون سی سزا دیتا ہے, کیسے وہ کیا دیتا ہے, سزا ہے, جی جی, وہ جج پہ ہے. ٹھیک. میجسٹریٹ کورٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیکن وہاں 3 میجسٹریٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور جج بھی بیٹھ سکتا ہے وہاں, مطلب میجسٹریٹ. لیکن وہاں اکثر وہ جو ہے نا طلاق کی رائے لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کیسوں میں. اور سم میجسٹریٹ آر ناٹ فلی کوالیفائڈ ان لیگلی, تو وہ اپنے کلاک جو بیٹھا ہوتا ہے نیچے اس کی لیتے ہیں رائے, ٹھیک, صرف رائے لیتے ہیں کہ واٹ یو تھنک, واٹ یو تھنک. لیکن میرا اکثر اٹ از انفلوئنشل. ٹھیک. اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ کورٹ از موسٹلی آئی تھنک از ون سائڈڈ کورٹ. اچھا, ہاں, میرا مطلب اکثر وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں نا از ٹوورڈز دی police and prosecution rather than anything else, right? Whereas the Crown Court, because it's your own looks people for the sitting there. I mean, کیونکہ جب میجسٹریٹ ہے نا, جو یہ پہلے جو کہتے تھے ہم جسٹس آف پیس بیٹھتے تھے جنہیں میجسٹریٹ کہا جاتا تھا, they were one of your people who were society سے جو سب سے کہتے تھے شریف لوگ ہیں, جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اکثر ہم یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں اسٹریٹوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ان اسٹریٹ لائفس, رائٹ. لیکن اس لیے جو کراؤن کورٹ کی جوری ہے نا, وہاں کافی اسٹریٹ لائف کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ میں کیا ہوتا ہے. جج مائٹ ناٹ نو, پبلک جو بیٹھی ہے وہ جانتی ہے. He might went to a public school and had the best education, then he becomes a judge. That اور اس کی جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واکنگ ڈاؤن دا ڈارک ٹو کیچ اے بس کیا کیا انسانوں کو کرنا پڑتا ہے کبھی. سو دیس آر دا تھنگس دیٹ اونلی یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. The jury did call you, mean you jury, you people. لیکن جوری اسی ہے جو کراؤن کورٹ میں کیس جائے. لیکن اگر آپ نے گلٹی کر دیا تو دیر از نو جوری. ٹھیک ہے, وہ تو سیدھا میرا مطلب جج ڈیسائیڈ کر لے گا آپ کا کیس. تو جو میجسٹریٹ کورٹ کے اندر اگر ایک جو مجرم ہے وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو کراؤن کورٹ اس کو کنسیڈر کرتا ہے یا دیکھیے آپ نہیں, پہلی تو بات ہے اگر تو پہلی وہ پلی کرتے ہیں, جی, اگر آپ نے پہلی پلی گلٹی کر دی تو آپ کو بالکل میرا مطلب ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ان سینٹنسنگ. میں تو یہ کہتا ہوں اچھا, بالکل ملتا ہے. اور پہلی پلی پہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ ہمیشہ یو کین آسک کہ میں نے اپنا ریمورس کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے پہلی بار ہی گلٹی پلی کر دیا ہے, تو اگر سزا اس کی 12 مہینے ہے تو آپ کو 4 یا 6 مہینے ہونی چاہیے. یو شوڈ بی لوکنگ فار دیٹ. دے لک انٹو دیٹ. ٹھیک ہے, I mean they do give you all this, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ریمورس نہیں ہے نا تو آپ کو زیادہ سزا ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک, ریمورس از ویری ویل لکڈ انٹو اٹ, کہ کیا آپ کے پاس جب نہیں لوگ نہیں جی میں نے نہیں کیتا منو امینہ نے سزا دیتی ہے, وہ زیادہ سزائیں ہوتی ہے. وہ بعد میں بھی آپ جب باہر بھی آ جاتے ہیں نا پھر بھی آپ کو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے پاس ابھی تک وہ ریمورس نہیں ہے کہ اس نے وہ بات جو ہے نا غلط کی ہے, سزا بھی بھگتلی ہے لیکن ابھی تک وہ غلط کیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ہوتا ہے پلیز ٹیک گڈ انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائس, اور ہمیشہ اچھے سے وکیل سے پاس جانا چاہیے اور ایڈوائس ضرور لینی چاہیے, اینڈ ہی ول گائیڈ یو دا بیسٹ. ہی ول گائیڈ یو دا بیسٹ. اچھا وکیل ہمیشہ آپ کی فیور میں اور آپ کی اچھا پریزنٹیشن کر سکتا ہے, اور آپ کو سہولت, آپ کا ٹائم, پیسے اور زندگی کی بہت ساری چیزیں بچ سکتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. MLS لیگل ٹی وی آپ کے لیے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نئی چیز لے کر آتا ہے. آج جیسے ہم نے فیملی لا اور امیگریشن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو مجرم ہے وہ مجسٹریٹ کورٹ میں جب جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے, اور کراؤن کورٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہاں پہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں, جوری کون ہوتی ہے, جوری میں آپ لوگ یعنی ہم لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں اس مجرم کے لیے جس نے کچھ جرم کیا ہو. اپنا خیال رکھیے. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. ملیں گے نیکسٹ ویک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کے پاس بھی کوئی اگر کوئی ٹاپک پوچھنا چاہتے ہیں تو لکھنا نہ بھولیے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اور don't forget to press the icon and subscribe to the channel. Press the bell icon and subscribe. This channel is your channel. Your questions answered here.
You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.